नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर कृतार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये कंटिन्यू सीरीज चलती आ रही है और ये सीरीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 240 अपने कंप्लीट किए थे। चलिए आज देरी ना करते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 241, क्वेश्चन नंबर 241 क्या पूछता है। Which of the following is the largest producer of cardamom in India? भारत में निम्न में से किस राज्य में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोबारा सुनिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। केरल के यदि आपसे सीएम पूछे जाएंगे तो सीएम है पी विजयन, यानी कि पिनाराई विजयन। ठीक है। और आपसे अगर इसके गवर्नर पूछे जाएंगे तो इनके गवर्नर हैं हमारे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 242, क्वेश्चन नंबर 242। देखिए क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2022? निम्न में से कौन से शहर में वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, कौन सा शहर जो है वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी करेगा या इनका आयोजन करेगा। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्लासगो, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बर्मिंघम, ऑप्शन डी डरबन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बर्मिंघम। देखिए, आपको बर्मिंघम से कुछ संबंधित चीजें बता देता हूं। बर्मिंघम जो है आपका इंग्लैंड में स्थित है, जैसे कि आप ये इंग्लैंड में स्थित है और जो कि आप ब्रिटेन भी कहते हैं इसको। ठीक है। और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, यदि आपसे वो पूछता है इंग्लैंड की राजधानी पूछेगा तो इंग्लैंड की राजधानी आप सभी को पता होगी, लंदन है। ओके। और यदि आपसे वहां का करेंसी पूछेगा तो इसकी है पाउंड स्टर्लिन। ये आपको मैंने पिछली एक क्लास में भी बताया था, पाउंड स्टर्लिन। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 243, क्वेश्चन नंबर 243। इसने क्या पूछा है। ये पूछता है आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। दोबारा सुन लीजिए, आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मार्क टुली, ऑप्शन बी है राजमोहन गांधी, ऑप्शन सी है पूनम सूरी, ऑप्शन डी है कपिल सिब्बल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कपिल सिब्बल। वो कैसे, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि जो कपिल सिब्बल जी हैं एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर भी हैं प्रेजेंट में, और वो एक बहुत बड़े जाने माने वकील भी हैं। ठीक है। तो आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन, ये जो टर्म है ये आपको कहीं ना कहीं रूल्स एंड लॉज से रिलेटेड लग रही होगी, कानून से संबंधित। तो कानून से संबंधित इनमें यही व्यक्ति हैं जो कपिल सिब्बल जी हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 244, क्वेश्चन नंबर 244। इसने हमसे क्या पूछा है। विच कंट्री हैज अलाउड इंडिया टू फेरी हज पिलग्रिम वाया सी रूट्स? निम्न में से कौन से देश ने भारत के हज यात्रियों के लिए समुद्री रास्ते खोल दिए हैं। दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से किस देश ने भारत के हज यात्रियों के लिए समुद्री रास्ते खोल दिए हैं। और आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजराइल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में जो है प्रतिबंध लगा रखा था वर्ष 1995 से पहले तक, वर्ष 1995 से पहले तक जितने भी हज यात्री हुआ करते थे वो समुद्री रास्ते ही यात्रा किया करते थे। परंतु यहाँ पर सऊदी अरब ने इस पर बैन लगा दिया भारतवासियों के लिए। तो अब जितनी भी यात्रा की जाती हैं वो सारी की सारी हवा द्वारा की जाती है, मतलब एरोप्लेन मोड से की जाती हैं। और इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। जो आपका सऊदी अरब है उसकी अगर आपसे राजधानी पूछी जाएगी तो इसकी राजधानी है रियाद। ठीक है। और अगर आपसे इसकी करेंसी पूछी जाएगी तो करेंसी है सऊदी रियाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 245, क्वेश्चन नंबर 245। इसने हमसे क्या पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन द कंप्यूटर? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस, एक तरह का मेमोरी समझ लीजिए कि किसके अंदर डाटा स्टोर होता है।
आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है पंच टेप, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पंच टेप, ये तीनों के तीनों जो है स्टोरेज डिवाइस हैं। ये किसी न किसी रूप में अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 246, क्वेश्चन नंबर 246, ये क्या पूछता है? विच मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग? बताइए लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है या कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी वल्कनाइजेशन, ऑप्शन डी रिडक्शन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम जिंक की एक परत, जिंक नामक मेटल होता है, धातु होता है, इसकी हम लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, ठीक है, एक कोटिंग होती है इसके ऊपर, जिससे क्या है ये इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण नहीं होता तो इसका जो है रस्टिंग नहीं होती है, मतलब इसके अंदर जंग नहीं लगता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 247, क्वेश्चन नंबर 247 क्या पूछता है? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? बताइए निम्न में से ब्रास जो है, पीतल जिसको आप कहते हैं, ब्रास जो है निम्न में से कौन से धातु का वो है, अलॉय है। अलॉय का मतलब होता है दो धातुओं से मिलकर बनाई जाने वाली एक धातु, मिश्र धातु बोलते हैं इसको हम, ठीक है। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मरकरी मतलब सॉरी कॉपर मर्क्यूरी मतलब तांबा और पारा, ऑप्शन बी है कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर और निकल, ऑप्शन डी है कॉपर सिल्वर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉपर जिंक। कॉपर जिंक में क्या है, कॉपर और जिंक मिलाने से हमारा जो है ये तांबा बनता है, ब्रास बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों सॉरी ब्रास बनता है, तांबा नहीं, तांबा तो हमारा कॉपर है, ब्रास बनता है, पीतल बनता है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 248, क्वेश्चन नंबर 248 क्या पूछा है इस नाम से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेयन? रेयन नामक एक कह सकते हैं फाइबर होता है, इसके आपके कपड़े वपड़े बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं, फर्नीचर भी बनता है, सॉरी कपड़े ज़्यादातर बनते हैं, और पेन जैसे मान लीजिए टाई वगैरह है, बेड शीट्स है, पर्दे हैं, ये चीज़ें रेयन्स की ज़्यादा बनती हैं। और चलिए दोस्तों इसके चार ऑप्शन है आपके। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म, यह रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प, यह लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम द बोथ सिल्क वर्म एंड वुड पल्प, यह दोनों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि रेशम के कीड़े से भी और लकड़ी के गूदे से भी। यह ऑप्शन नंबर डी है, नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको इसमें हो सकता है कई बच्चों को गलतफहमी हो, ये जो रेयन नाम की चीज़ है ये लकड़ी के गूदे से प्राप्त की जाती है, और मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको, यह सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है, ये होता है चीड़ के पेड़ से, जिसे आप वो भी कहते हैं देवदार का पेड़ या चीड़ का पेड़ भी कहते हैं, जिसकी फर्नीचर की लकड़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं। और कई बार इसे हम बैम्बू से यानी कि बांस से भी इसका निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 249 इस नाम से क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर? निम्न में से बताइए आग पैदा करने के लिए किस किस वस्तु की आवश्यकता होती है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्यूल मतलब ईंधन, ऑप्शन बी एयर मतलब वायु, ऑप्शन सी हीट मतलब ऊष्मा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट। देखिए दोस्तों आपको पहले भी मैं एक क्लास में बता चुका हूं, जब कभी भी आपको कहीं पर आग लगानी होती है तो एक सबसे पहले आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फिर एक आपको इग्नाइटर की जरूरत पड़ती है जो कि ऊष्मा पैदा करता है, इग्नाइटर हो गया, फ्यूल हो गया, और फिर आपको जो है इन दोनों के मध्य में अगर आपको आग जलानी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ होती है? ऑक्सीजन आपके आसपास की हवा में होती है, इसलिए आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 250 क्वेश्चन नंबर 250 इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज? निम्न में से कौन सा लेंस बोला है इसने, निम्न में से कौन सा लेंस जो है आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आपके ऑप्शन है कन्वेक्स, कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स कनकेव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी कि उत्तल अवतल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका अवतल लेंस जो है आपका आभासी,
सीधी और अत्यधिक छोटी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 251, क्वेश्चन नंबर 251। ये क्या पूछा है इसने? द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल इज डैश। बताइए पूरे विश्व में ऐसा कौन सा राष्ट्र है, ऐसा कौन सा देश है जिसका झंडा ना तो चौकोर है और ना ही आयताकार है, ना तो ये ऐसा है रेक्टेंगुलर और ना ही यह स्क्वायर है। दोस्तों इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेपाल ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके पास इस प्रकार का झंडा है। देखिए ये कुछ साठ टुथ करके ऐसे, ये मंदिरों पर जो झंडे लगते हैं आपने कई बार देखे भी होंगे, इस तरह के झंडे हैं इसके। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा नेपाल का जिक्र हुआ है तो नेपाल से संबंधित इसके विषय में बात कर लेते हैं। नेपाल जो है हमारे पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और इसका कैपिटल आपको बताई दिया काठमांडू। इसकी करेंसी पूछेगा तो इसकी करेंसी है नेपाली रूपी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 252, क्वेश्चन नंबर 252। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर की जो जितने भी टर्म्स होती हैं उसके अंदर मैन, MAN, मैन का क्या फुल फॉर्म होगा, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मार्जिन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी मेगाबाइट एरिया नेटवर्क। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें आपसे आने वाली शिफ्टों में कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अब आपसे पूछेगा लैन बताइए और वैन बताइए, इनका आंसर मैं अभी बता देता हूँ आपको। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आप घरों में अपने जो केबल टीवी वगैरह देखते हैं वो एक प्रकार का लैन सिस्टम ही है, ठीक है। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब इनकी क्या है, ये होते हैं लैन, वैन, मैन, ये 3 कैटेगरी होती हैं और ये जो है डिस्टेंस के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। ये जो होता है इसकी डिस्टेंस होती है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर लैन सिस्टम होता है। एक बिल्डिंग के अंदर लैन सिस्टम होगा, किसी भी बिल्डिंग के अंदर अभी आपको सभी नेटवर्क से कनेक्शन देने हैं, सभी पीसीज के कनेक्शन देने हैं, वो लैन के द्वारा ही दिए जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा लैन केबल का इस्तेमाल होता है इसमें। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यदि आपका एरिया बहुत बड़ा है यानी कि कुछ किलोमीटर्स में है, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, मान लीजिए कुछ ऐसा एरिया है जिसमें फैक्ट्री एरिया ही है, तो वहां पे लैन काम नहीं कर पाएगा। लैन तो छोटे एरिया को कर पाएगा, लेकिन जो इतना एरिया जिसमें 5-6 किलोमीटर का एरिया कवर करना तो उसके अंदर वैन वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। जब आपका पूरे शहर के अंदर आपको नेटवर्क फैलाना होता है, बड़े बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन शब्द का मतलब ये शहरी, यानी कि आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस प्रकार से यहाँ पर आपके मैन का इस्तेमाल होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 253, इसने क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन नंबर 253। Which of the following reaction is an example of exothermic reaction? दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्न में से बताइए कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर काफी ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। अंदर ऊष्मा का गबन नहीं होता है, ऊष्मा अंदर नहीं जाती है, यह ऊष्मा प्रतिक्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद बाहर की तरफ निकलती है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस का जलने पर। ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, सांस लेने में। ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो भी हमारे वेस्ट वगैरह होते हैं उन सब का जो है खाद में परिवर्तन होना। और यह ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, निम्न में से उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का मैं बता देता हूँ, ये जो तीनों प्रतिक्रियाएं हैं, तीनों प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा जितनी भी है, ऊष्मा, टेम्परेचर, ऊष्मा, हीट जो है रिलीज होती है, ठीक है। हीट, ए लॉट ऑफ हीट इज रिलीज इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस। इन सभी क्रियाओं में ऊष्मा जो है बहुत हाई लेवल पे बाहर की तरफ भेजी जाती है, यानी कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है या बाहर भेज दी जाती है, ट्रांसफर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा इसने? प्रश्न संख्या 254, क्वेश्चन नंबर 254, ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बताइए निम्न में से कौन सा जो विलयन है वह सफेद और काला फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन यानी कि AgCl। आपका ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि AgI। ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का मैं बता देता हूँ, आपके जितनी भी फोटोग्राफी होती है उन सभी ब्लैक एंड फोटोग्राफीज के अंदर जो है सिल्वर के जितने कंपाउंड्स होते हैं उन सभी का इस्तेमाल होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों सिल्वर कंपाउंड्स जो हैं, आप मोटा मोटा ये याद कर लीजिए, इसके पीछे आइड आ रहा है, आयोडाइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, तीनों में ये तीनों कंपाउंड जो है सिल्वर के साथ मिलते हैं और तब ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 255 ये क्या पूछता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर जनरली मेड ऑफ। यह प्रश्न आपसे मैं एक बार पहले भी कर चुका हूं, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और उम्मीद करता हूं आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। यह पूछ रहा है कि बताइए बल्ब का तंतु, जो आपके घरों में 10 रुपए वाला जो बल्ब होता है उसका तंतु जो है वह किस मटेरियल से बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटन, ऑप्शन डी मैंगनीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। टंगस्टन एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी बना रहता है, कायम रहता है और उसकी कम से कम लेंथ, कम से कम मोटाई का तार चाहिए होता है हमें उतनी ऊर्जा को पैदा करने के लिए। टंगस्टन का तंतु बना होता है। और थोड़ा आपका इसमें ऐड कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपसे वह नाइक्रोम पूछ लेते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आपके जितने भी हीटर होते हैं जो हीट करते हैं, आपने गर्मियों में सर्दियों में इस्तेमाल किए होंगे हीटर की जो जितनी भी कॉइल होती हैं आपकी सब में नाइक्रोम की इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 256 क्वेश्चन नंबर 256 इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है एकल कोशिकीय नहीं है, यानी कि एक कोशिका से नहीं बना, अधिक कोशिकाओं से बना है। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय, सीधे सीधा ये पूछ रहा है। आपके चार ऑप्शन है, यूग्लेना, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियन, ऑप्शन डी हाइड्रा। दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एक कोशिकीय हैं, जबकि जो एकमात्र एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर है, वो एक से ज्यादा सेल्स से बना है। इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, ये है मल्टी सेलुलर। बाकी यूग्लेना, अमीबा और पैरामीशियम ये तीनों के तीनों जो है सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 257 क्वेश्चन नंबर 257 क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र जो है उल्टा बायोमास, उल्टा जैविक पिरामिड है? यानी कि ज्यादातर सभी के पिरामिड्स ऐसे बनते हैं, लेकिन इनमें से एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसका जैविक पिरामिड उसका ऐसा उल्टा बनता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपके चार ऑप्शन देता हूं। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मरीन इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बता देता हूं, मरीन इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एकमात्र ऐसा एकमात्र तो नहीं कहेंगे, ये एक ऐसा तंत्र है जिसका उल्टा पिरामिड बनता है, उल्टा बायोमास पिरामिड बनता है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, उल्टा बनने का मतलब क्या है और सीधा बनने का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जिस वस्तु की तादाद हमारी पृथ्वी पे, या एक इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, एक सिस्टम के अंदर जिस जीव की या जिस जंतु की संख्या ज्यादा होगी, और संख्या प्लस मास, बायोमास का मतलब होता है और उसका हमारी पृथ्वी पे बायोलॉजिकली कितने मास में उपलब्ध है, मतलब कितना वजन उसका हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो जब हम जलीय की बात करते हैं, पानी वाले सिस्टम की बात करते हैं, तो पानी में क्या होता है और घास के मैदान में क्या होता है मैं बता देता हूँ। घास के मैदान में क्या होता है, हमारी जो घास पेड़ पौधे जो होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं, उनका मास पूरे पृथ्वी पे उनके कंज्यूमर्स के मुकाबले काफी अधिक होता है, इसलिए यह जो है सीधा बनेगा। अगर हम घास की बात करते हैं, घास जो है उनके कंज्यूमर के मुकाबले, कंज्यूमर उनके कम होते हैं और उत्पादक ज्यादा होता है और कंज्यूमर कम होते हैं। वहीं हम बात करते हैं अगर मरीन जलीय की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, जो उत्पादनकर्ता होते हैं वो कम होते हैं और कंज्यूमर उपभोक्ता अधिक होते हैं। उपभोक्ता बहुत काफी संख्या में होते हैं और उत्पादनकर्ता कम संख्या में होते हैं, ये इसका मतलब यही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 258 क्वेश्चन नंबर 258 ये क्या पूछता है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज होमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी, बताइए निम्न में से होमोग्लोबिन जो कि हमारे खून के अंदर पाया जाता है, यह होमोग्लोबिन जो है किसकी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है या किसके साथ सबसे पहले रिएक्शन करेगा? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे रिलेटेड ये है SSC जो है आपसे काफी टाइम क्वेश्चंस पूछ चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उत्पादन जब भी आपने कभी सुना होगा अंगीठी वगैरह जलाने पर या लकड़ियां वगैरह जलाने पर,
कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है तो ये हमारे ब्लड के साथ, मतलब हमारी सांस के साथ, हमारे खून में मिल जाती है। खून के अंदर होमोग्लोबिन जो है सबसे पहले, अगर ऑक्सीजन भी इसके साथ कुछ मात्रा में जा रही है तो ऑक्सीजन के साथ कैरी नहीं करेगा वो, जबकि वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेगा, उसी को कैरी करेगा, उसी को अपने साथ लेके जाएगा। इससे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा दिमाग जो है निष्क्रिय हो जाता है, जिससे क्या है, हमारे और अंगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सभी के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। इससे किसी शरीर को काफी हानि पहुंचती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 259 259। विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सेप्शन फॉर द ऑक्टेट रूल? निम्न में से कौन सा तत्व जो है ऑक्टेट रूल के लिए अपवाद है? आज चार ऑप्शन आपके, कार्बन, ऑप्शन बी बोरोन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी आर्गन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बोरोन। बोरोन जो है आपका एक तरह का अपवाद है, इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका अनुसरण नहीं करता है। कैसे? आपके ये बोरोन की जगह अगर आपको ऑप्शन में दे देता हाइड्रोजन, आपको दे देता बेरिलियम, ये तीन एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन, बेरिलियम और बोरोन, ये जो हैं तीनों के तीनों ऑक्टेट रूल के लिए अपवाद हैं। बाकी सभी उनका अनुसरण करते हैं, ये तीनों अनुसरण नहीं करते। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 260। इसने क्या पूछा है? Who was the last ruler of Maurya dynasty? निम्न में से मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? आपके चार ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी वृहद्रथ। दोस्तों इस प्रश्न का आपको सभी को उत्तर उम्मीद करता हूं पता होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो प्रथम थे, सभी को पता है। अशोक और बिंदुसार के विषय में भी पता है, परंतु जो अंतिम होते हैं, होता क्या है, अक्सर अंतिम राजा इतने प्रभावशाली नहीं होते, इसीलिए वह किसी और राजवंश द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। दोबारा सुनिए इस बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जितने भी शासक, अंतिम शासक जो होते हैं, वो अत्यधिक प्रभावशाली न होने के कारण वह हार जाते हैं या मार दिए जाते हैं किसी भी तरीके से। इसीलिए हमारे इतिहास में उनके विषय में कम से कम बातें बताई जाती हैं, और इसीलिए हमें अंतिम शासक किसी भी वंश का जो है याद नहीं रहता। बाकी वो राजा हमें ज्यादातर याद रहते हैं जिसमें हमें इतिहासकार ने जिसके विषय में ज्यादा कुछ बताया होता है। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से जो वृहद्रथ जो हैं, ये अंतिम राजा हुआ करते थे मौर्य वंश के। दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह क्लास बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको यह क्लास बहुत पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिखने वाली घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इस प्रकार की डेली की जेके क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको रोज रोज मिलती रहें, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।